नमल। चंद मिनट बाद वो उस ज़ेर तामीर मकान में खड़ी थी। वो अब तामीर के आखिरी मरहले में था। दरवाजे लग चुके थे, सीमेंट हो चुका था। ऐसे में उसकी छत पे बने एक कमरे, जो 3 माह पहले खुला मैदान था और जहाँ सारा छुपी थी। गुलखान साथ खड़ा मायूसी से इधर उधर ज़मीन पे हाथ मार रहा था, फिर हाथ झाड़ता उठा। वो मोती इधर ही चिपके थे बाजी, बाद में फर्श बराबर हुआ तो गुम हो गए। किसके मोती? और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि शादी का किचन तुम्हें कैसे मिला? वो दोनों अब घर की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। बाजी, हमारा ताया इधर मजदूरी करता है। उसे सादी भाई ने यहाँ नौकरी दिलवा कर दिया था। भाई को गोली लगने के तीसरे या चौथे दिन इस घर का ठेकेदार हमारे घर आया। ताया को बोला कि किसी औरत का पर्स इधर गिरा है इस घर में। किसने उठाया? ताया ने बोला हम ढूंढ देगा। वो ठेकेदार चला गया। मगर बाजी, ये जो गुलखान है ना, इसका खोपड़ी बहुत चलता है। वो अब मिर्च मसाला लगाकर पूरे एक्शन के साथ कहानी बयान कर रहा था। अम को ताया पे शक हो गया। बस फिर क्या था? हमने ताया का जासूसी किया तो क्या देखता है कि वो अलमारी में से एक गुलाबी रंग का बटुआ निकाल कर देख रहा है। उसको ये इधर छत पे पड़ा मिला था। उसका वो मोती टूटा हुआ था और सीमेंट में चिपका था। ताया ने पर्स उठाकर उस जगह बजरी डाल दी। ये सारा बात उसने अगले दिन ठेकेदार को बताया। ठेकेदार बहुत दीनदार आदमी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और सिर्फ 2 टाइम हेरोइन बेचता है। मगर उसने कहा कि बटुआ औरत को वापस करना है तो ताया ने उसमें से थोड़े से पैसे निकाल कर अलग किए और बटुआ अलग रखा। बस इधर ताया सोया, उधर गुलखान ने अलमारी पे छापा मारा। वो तहम्मुल से सुनती हुई चलती जा रही थी। मगर अंदर क्या देखता है कि एक हीरे की अंगूठी है। ये जिगर जिगर करती चमकती, और पैसे भी थे। 1-2 अंग्रेज़ी के कार्ड भी थे और बाजी, उसमें सती भाई का चाबी भी था। जुबैर ने चौंक कर उसे देखा। फिर हमने चाबी उठा लिया। देखो बाजी, हम भाई का बहुत वफादार है। हमने उसे हिफाजत से रखा। फिर हम पेशावर चला गया। वापस आया तो इतने दिन मुझे क्यों नहीं दिया? गुलखान की इस बात पे सिटी गुम हो गई। वो बाजी, तुम्हारा बंदा हर वक्त आगे पीछे फिरता रहता है। हमको उससे डर लगता है। सर को खुजाया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। वापस मुड़ी। मुझे इस ठेकेदार से मिलवाओ। फिक्र ना करो, मैं की चैन का नहीं बताऊंगी। ठेकेदार का मुंह खुलवाने में 5 मिनट भी नहीं लगे थे। वो फर बताने लगा। एक औरत थी, उसने चादर कर रखी थी, चेहरा भी ढक रखा था। वो मेरे पास आई और अपने पर्स का पूछा। उसने कहा कि वो एक वकील है और यहाँ इस कत्ल के केस के सिलसिले में आती जाती रहती है, इसलिए पर्स खो बैठी। मैंने 1-2 रोज़ में पर्स ढूंढ कर दे दिया। वो दोबारा उसी घर में मिलने आई थी। उसने पैसे भी दिए मुझे, मगर वो खुश नहीं थी। बार बार चाबियों के गुच्छे का पूछती थी। कोई और बात जो उसके बारे में याद हो? वो सोचने लगा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैडम जी, दुबली पतली थी, लड़की सी लगती थी। हाँ, रंग गोरा था और आंखें हल्के रंग की थी, नीली सब सुरमई। अगर वो कभी दोबारा आए तो आप इस नंबर पे मुझे बताइएगा। एक कार्ड उसे पकड़ाते हुए उसने ताकीद की थी। जब वो वापस आई तो सोच में गुम थी। रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और सीधी ऊपर चढ़ गई। नीचे रेस्टोरेंट में इक्का दुक्का लोग थे। हुनैन कोने वाली मेज़ पे आ बैठी और हथेली पे चेहरा गिरा दिया। मैं तौबा कर चुकी हूँ, माफ़ी मांग चुकी हूँ, मगर हाशिम को कैसे छोड़ूं? नहीं, उन्होंने भाई को कुछ नहीं बताया, मगर मुझे फिर इतना शक क्यों है? सर झटक कर हुनैन ने सेल फ़ोन निकाला और फिर दुपट्टा सर पे लेते हुए ऑनलाइन कुरान डाउनलोड किया। कितने अरसे से उसने कुरान नहीं पढ़ा था। उसको वो ऐसे समझ नहीं आता था जैसे शादी को आता था। हालांकि शादी और सैम नॉर्मल जहानत के लोग थे, जीनियस तो वो ही थी। तो सारे मात जीनियस लोग क्यों खाते हैं? कुरान खुला तो वो बेदिली से अंगूठे से स्क्रीन ऊपर करती गई, सफ़ात ऊपर निकलते गए। बिल आखिर एक जगह वो रुकी, आंखें बंद की। उसने सोच लिया था कि अब जो भी वो आयत पढ़ेगी उस पर अमल करेगी, चाहे वो ये क्यों ना हो कि कहे कि
औरत को छुपे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, या पर्दा करना चाहिए, या निगाहों की हिफाजत करनी चाहिए। आंखें खुली और स्क्रीन को देखा, और अल्लाह ताला है जिसने उतारा आसमान से पानी ताकि ज़मीन को उसकी मौत के बाद उससे जिंदा कर दे। बेशक इसमें एक निशानी है, और उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। बारिश का जिक्र हो रहा है यहाँ। गुड, आगे चलो। उसने अगली आयत पे नज़र मरकूज़ की। और तुम्हारे लिए बेशक चौपाए मवेशियों में एक निशानी है। हम तुम्हें पिलाते हैं उनके पेटों से खून और गोश्त के दरमियान से खालिस दूध, जो खुशगवार है पीने वालों के लिए। मतलब कि ये अल्लाह ताला का एहसान है कि वो खून और गंदगी को दूध से मिलने नहीं देता। यूँ हम खालिस दूध पी लेते हैं। ठीक ठीक। और फलों में खजूर और अंगूर, तुम उनसे बनाते हो नशा आवर चीज़ें और अच्छा रिस्क। बेशक उसमें एक निशानी है इस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। मतलब कि शराब का मैंने क्या करना है। आगे चलो। और तुम्हारे रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ के बना ले अपना घर पहाड़ों में और दरख्तों के ऊपर ऊंची छतों पे, फिर खा तमाम फूलों में से और चल अपने रब के आसान रास्तों पे। इन शहद की मक्खियों के पेटों से निकलता है एक मशरूब, मुख्तलिफ से हैं जिसके रंग, शिफा है जिसमें लोगों के लिए। बेशक उसमें एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। उन्होंने एकदम मोबाइल उल्टा रख दिया। ये तो वही आयत थी जो वो आज तीसरी बार कोई सनसनीखेज लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। गर्दन पे ठंडे पसीने आने लगे। ऐसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। बस मुझे नहीं पढ़ना कुरान, ना शेख की किताब, ये सब चीज़ें डराती हैं। झुरझुरी लेकर उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। बहुत दिन बाद उसका दिल चाहा था वो कुछ खाए, कुछ अच्छा, इतना अच्छा कि सब भूल जाए। हुनैन ने अगले 3-4 रोज़ खुद को खाने, टीवी, कंप्यूटर गेम्स और हाशिए में मसरूफ़ कर लिया, मगर बेसुकूनी बढ़ गई थी। ना इन चीज़ों में दिलचस्पी रही थी, ना हाशिम पे एतबार रहा था। जुमर के पास भी नहीं गई थी, न दिल लगाकर पेन कैमरा का चार्जर ढूंढा। जुमर ने भी उससे दोबारा बात नहीं की। 6 सितंबर वाले रोज़ हुनैन ने हथियार डाल दिए और अम्मी का कुरान का नुस्खा उठाए, कापी पेन लिए, फूडली एयर आफ्टर रेस्टोरेंट के ऊपर कमरे में आकर बैठी जहाँ आज जुमर नहीं थी। अब हुनैन ने वो आयते नहल एक बड़े कागज़ पर लिखी और सर पे दुपट्टा लिए हाथ में कलम पकड़े उस पर गौर करने लगी। ऑनलाइन तफसीर भी पढ़ी। शहद की अफादियत, शहद से शिफा। एकदम वो चौंकी। शेख के बीमार से उसको अपना ख्याल आता था, तो क्या उसके मर्ज़ इश्क की शिफा भी शहद में थी? क्या इस बात की कोई सेंस बनती थी? कुछ सोचकर जुनैद को पुकारा, जो किसी मेहमान को अटेंड कर रहा था। सुनो जुनैद भाई। वो आया तो वहीं खड़े खड़े पूछने लगी, यहाँ आगे पीछे कोई ऐसी जगह है जहाँ से खालिस, बिल्कुल खालिस शहद मिल सके? जुनैद ने अचंभे से उसे देखा। मुझे नहीं पता, जाने लगा। फिर दोबारा अजीब अंदाज में उसे देखा। एक दफ़ा सादी भाई ने भी मुझसे यही पूछा था। क्यों? वो चौंकी। पता नहीं, वो खुद अजीब से अचंभे का शिकार वापस लौट आई। उन सब से दूर समंदर पार सादी यूसुफ अपने कमरे में बैठा था। आपके वहाँ कोने में एक स्टडी टेबल नज़र आती थी जिस पे साफ जर्नल रखा था, और वो पेन से उस पर बेख्याली में तिकोन बना रहा था। आज नई मैरून शर्ट पहन रखी थी। इसके अलावा कोई ख़ास तब्दीली नज़र न आती थी। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। उसने सर उठाया। 2 गार्ड्स अंदर दाखिल हुए और उसे चलने का इशारा किया। वो उठा और उनके हमरा पहली दफ़ा इस कमरे से बाहर आया। बाहर कोई लाउंज, ड्राइंग रूम टाइप कुछ न था जैसा कि उसका गुमान था, बल्कि एक कदरे खुला कमरा था जिसमें टीवी लगा था। कोने में चंद कुर्सियां रखी थीं, वस्त में छोटी मेज़ और उसके गिर्द 2 कुर्सियां। एक कुर्सी पे वो शख्स ज़ैगना के ग्रे सूट में मलबूस, कीमती परफ्यूम की महक में बसा, टांग पे टांग जमाए बैठा था। उसको देखकर सादी का सारा खून सिमटकर आंखों में आ गया, मगर ना वो खुद कुछ बोला, ना आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ने की कोशिश की। बस शर्रत-बार नज़रों से उसे देखता मेज़ की दूसरी तरफ बिछी कुर्सी पे आ बैठा। कमरे में सादी के पीछे 2 गार्ड्स थे, 3 गार्ड्स दरवाजे पे थे। किचन की चौखट पे मुअद्दब सी मैरी खड़ी थी। हेलो अगेन सादी। चुप रहा, सिर्फ उसे चुभती नज़रों से घूरता रहा। हाशिम करदार ने गहरी सांस ली।
यू आर वेलकम, तंज किया। सदी के लबों पे तलक मुस्कुराहट आ ठहरी। तुम्हें लगता है कि अपनी जान बचाने पे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा? मुस्कुराहट सिमट कर सिर्फ तपिश रह गई थी। पिछले 3 माह से मैं अगर किसी के जिस्म में 3 गोलियां उतारना चाहता हूँ, कंधे, पीठ और टांग में, तो वो नौशरवान है। नफ़रत हो गई है मुझे तुम्हारे भाई से, लेकिन उसके बावजूद सच ये है कि नौशरवान मुझे कत्ल नहीं करना चाहता था। वो बेहतरीन निशानेबाज था। ज़रा सी कोकेन के बावजूद उसका निशाना खता नहीं होना चाहिए था। वो मुझे सर में गोली मार सकता था, सीने पे भी मार सकता था, मगर उसको खुद भी इल्म था और मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मुझे सिर्फ गोली इसलिए मार रहा था ताकि मुझे नीचे गिराकर अपने बूट से मार सके। ये बात अलग है कि उसकी गोलियों से मैं मर सकता था और मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़रा ठहरा, लेकिन अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुमने मुझे बचाया है तो खुद को आईने में देखो। नफ़रत से उसे देखता वो कह रहा था, क्योंकि तुम अपने भाई से कहीं ज़्यादा सिख हो। जो अल्फाज तुमने मेरी बहन के बारे में कहे, सच कहूँ तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इस घटियापन की। लेकिन फिर सोचा, जो कत्ल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरी गैरत को ललकारने से पहले आईने में देखना, क्योंकि ये अल्फाज उस शख्स के मुंह से ज़हका खेज लगते हैं जो न अपनी बहन की हिफाजत कर सका, यहाँ तक कि वो जेल चली गई, ना अपनी सबका बीवी। खैर, सर झटका। मैं तुम्हारे लबों पे गिरकर तुम्हारे वाली ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि उसने ये फ़िक्रे तैयार कर रखे थे। हर मर्द की तरह उसको भी गुस्सा था, लेकिन बोलने का वक्त आया तो उसे पता था वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। हाशिम करदार उंगली और अंगूठे के दरमियान रुखसार रखे, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठा सुनता रहा। तुम्हारी तकरीरें मुझे पसंद हैं, मगर उनको मुझ पे ज़ाया मत करो। अगर कुछ कह चुके हो तो अब सुनो। सर्दी पे जमी उसकी आंखों में संजीदगी थी। तुम मेरे ऑफिस आए, तुमने मेरे ख़ानदान को धमकाया, तुमने मेरे भाई को गाली दी। मुझे इन 2 अल्फाज पे अफसोस था, मगर क्या वो इतने बुरे थे कि तुम्हारा आधे मर्द जितना भाई मुझे गोलियां मार दे? इज्जत गैरत सिर्फ तुम लोगों की है। हमारे सामने हमारी औरतों की बात करो और हम चुपचाप सुन लें। मेरी बात दोबारा मत काटना। हाशिम ने उंगली उठाकर उसको तंबीह की। तुमने मेरे भाई को गाली दी, उसने अपना इंतकाम लिया। इसके बाद भी मैंने तुम पे रहम खाया और तुम्हें बचा लिया। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया। इसके बाद तुम मुझे कॉल करके एक लिस्ट थमाते हो कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए। इस्तेज़ाइया मुस्कुरा कर सर झटका, जैसे तुम यहाँ पिकनिक पे हो। क्या तुम इतनी दूर मुझे इनकार करने आए हो? मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम्हें थोड़ी बहुत सहूलतें मिल सकती हैं और तुम्हारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़, खुसूसन तुम्हारी बहन को। अगर तुम मेरी बहन का दोबारा नाम मत लेना। उसकी आंखें सुर्ख हुईं, बुलंद आवाज़ से बुराया, मगर वो कह रहा था, अगर तुम मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूँ। कहते साथ एक फ़ोल्डर उसके सामने रखा। सती ने शररबार नज़रों से उसे घूरते फ़ोल्डर पे आंखें झुकाईं। पहले सफ़े के चंद अल्फाज पढ़े, फिर उसके अब्रू ताज्जुब से सिकुड़े। उसने कागज़ उठाकर देखे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि जिसको कोयले पे हम काम कर रहे हैं उसकी PTUW क्या है? नागवारी से हाशिम को देखा। ये कोयले की हीटिंग वैल्यू होती है। हमारे कोयले की डेंसिटी, पोरोसिटी, उसका मॉइस्चर कंटेंट। ये बातें तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं, मैं ये नहीं दे सकता। इसके अलावा भी कुछ पूछा है मैंने। हाशिम ने उसी सुकून से कागज़ की तरफ इशारा किया। साथी ने भरमी से उसे देखा। हमारी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे सारे लैब वर्क का डेटा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब बताऊं कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को स्केल अप करेंगे। हाशिम करदार, हमने रातों को जाग जाग कर थर के इस बेयाबान में काम किया है। जिस दिन हमने पहली दफ़ा गैस बनाकर शोला जलाया था, उस दिन इस प्रोजेक्ट के हर साइंसदान, हर इंजीनियर और हर मजदूर की आंखों में आंसू थे। तुम ऑयल कंपनीज ने इस मुल्क की बिजली का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम तुम जैसे IPPS की तेल की सियासत से इस मुल्क को निकालना चाहते हैं, और तुम समझते हो कि सादी यूसुफ इतना बेगैरत और बेज़मीर है कि वो इतनी बड़ी अमानत एक IPP के मालिक के हवाले कर देगा। फिर पीछे होकर बैठा। हम जो भी करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। हाँ,
سعدی نے سر جھٹکا۔ میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ادھر آؤ میری، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اسے اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سی چلی آئی۔